हमारे लिए तथ्यों की स्पष्टता, सटीकता और सार्थकता सर्वोपरि है। इसी कड़ी में आज आगरा से वरिष्ठ समाज सेवी, राजनीतिक चिंतक, पूर्व सीएम डॉक्टर राजा राम जी से इस चुनावी मौसम पर चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आपने दशकों से आगरा को देखा है, आगरा की राजनीति को देखा है, तो आप इस चुनावी माहौल में किस तरह से इस राजनीतिक जो चुनाव यात्रा है उसमें जो राजनीतिक दल थे उनके उतार चढ़ाव किस तरह देखते हैं? धन्यवाद अनजान जी। आप एक प्रयास कर रहे हैं ज़मीनी हकीकत से, ज़मीन से जुड़े हुए सवालों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। आपका साधुवाद। सर, आपसे एक सवाल है मेरा। मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि जो चर्चा हमारी हो रही है, इस चर्चा से कुछ चीज़ें जो निकल के आई कि जैसे कि बात डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, सब जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। कि आप ऐसा नहीं मानते? अरे भैया, संविधान सभा में 296 सदस्य चुन करके आए थे। अगर बाबा साहब संविधान निर्माता तो संविधान सभा का चुनाव क्यों हुआ? 296 चुन करके आए थे और 93 राजा महाराजा जी स्टेट थी, 565 स्टेट थी, उनके प्रतिनिधि थे। उनका तो वो तो चुनाव नहीं हुआ, तो वो ऐसे कॉप्टेड थे, उन्हें अपने प्रतिनिधि भेज दिए, तो उनको भी वही दर्जा मिला था। इस तरह से कुल मिलाकर इंक्लूडिंग डॉक्टर अम्बेडकर 389 सदस्य थे। वो संविधान सभा थी निर्माण, उसको कहते हैं संविधान निर्माती सभा के सदस्य थे। वो उन्होंने संविधान के सिद्धांतों को नमस्कार, आप देख रहे हैं अनजान इंडिया समाचार। हमारा प्रयास है कि ज़िंदगी की बेहतरी के लिए जीवन के विभिन्न आयामों से अनजाने तथ्यों, पहलुओं, विचारों, मुद्दों, समस्याओं और समाधानों से रूबरू कराएं। हमारे लिए तथ्यों की स्पष्टता, सटीकता और सार्थकता सर्वोपरि है। इसी कड़ी में आज आगरा से वरिष्ठ समाज सेवी, राजनीतिक चिंतक, पूर्व सीएम डॉक्टर राजा राम जी से इस चुनावी मौसम पर चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आपने दशकों से आगरा को देखा है, आगरा की राजनीति को देखा है, तो आप इस चुनावी माहौल में किस तरह से इस राजनीतिक जो चुनाव यात्रा है उसमें जो राजनीतिक दल थे उनके उतार चढ़ाव किस तरह देखते हैं? धन्यवाद अनजान जी। आप एक प्रयास कर रहे हैं ज़मीनी हकीकत से, ज़मीन से जुड़े हुए सवालों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। आपका साधुवाद। मैं तो यहाँ आगरा में पढ़ा भी हूँ, मेरी एजुकेशन भी हुई है। मैंने वो दौर देखा है जब बहुत कम रजिस्ट्रेशन फीस होती थी। अनुसूचित जात के लिए 250 रुपया और 500 रुपया, शायद जहाँ तक मुझे ख्याल है। जनरल के 500 रुपया था। और जो कैंडिडेट खड़ा होता था चुनाव में, वो वाकई में जनता ही का होता था, जाति का नहीं, जनता का होता था और पॉपुलर होता था। इतना सिंपल वे में चुनाव होता था कि दीवारों पर पेंटिंग कर देते थे कि हम क्या चाहते हैं जनता के साथ में। पंपलेट निकाल लेते थे, हैंडबिल निकाल लेते थे। पोस्टरबाजी तो ज़्यादा नहीं थी उस वक्त। वो बहुत आसान था लोगों को, गरीब आदमी भी, यानी समझदार आदमी जो कम पैसे वाला, वो भी चुनाव लड़ सकता, तो चुनाव जीत करके आए हैं। धीरे धीरे चुनाव प्रणाली पर, प्रचार पर इतना अंकुश लगाया जाने लगा कि गरीब आदमी तो एक तरफ हो गया। केवल ये
अमीरों का चुनाव है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज जो विधायक के लिए 40 लाख और सांसद के लिए शायद 90 लाख है, ये तो सामंती चुनाव व्यवस्था है, गरीब इसमें कहीं नहीं। मेरा तो ये मानना। धन्यवाद आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमेशा एक विकास यात्रा होती है समय के साथ हर चीज़ की, ऐसे चुनाव की बात करें, लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ भी विकास की यात्रा है। तो जो बदलाव है, तो आपकी नज़र में निश्चित तौर पे धनबल की तरफ हम गए हैं, तो ये पराभव है हमारी राजनीति का या उद्भव है, आप किस तरह मानते हैं? जनता की राजनीति तो अब है ही नहीं, केवल चुनाव जीतने की राजनीति है कि व्यक्ति जो है जो खड़ा होता है वो सोचता है मैं जीतूं कैसे। जनता के कई मुद्दे ही नहीं है, तो इसको कैसे कहेंगे कि इसका कोई विकास है या कोई नई प्रणाली है। वो तो उस तरीके से तो हम नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जनता का ही नहीं, जनता कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपने जैसे कि बताया कि जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो चुनाव में जो हमारा विकास दिख रहा है, जिससे बदलाव दिख रहा है हमारे अंदर, वो एक तरह से उद्भव नहीं है, ये एक तरह निराश कर रहा है कि आम जनता को निराश कर रहा है आज के जो चुनाव प्रक्रिया है। और जो धनबल की तरफ हम जा रहे हैं वो एक बिल्कुल तौर पे आम जनता के लिए निराशाजनक है, देश के लोकतंत्र के लिए भी एक तरह से ये निराशाजनक है। हम देश विश्व के सर्वोपरि लोकतंत्र कहे जाते हैं, तो हमें उस तरह से अपने आचार व्यवहार को ढालना होगा। सर, मैं एक आपसे और जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि आज आज़ादी के 72 साल बाद जो बहुसंख्यक वर्ग है, एक बड़ी आबादी है, तो उसे उसकी चुनाव में क्या भूमिका है और चुनाव ये उसके लिए क्या मायने रखते हैं? अब आपने ऐसा सवाल पूछ दिया है जिसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। बहुसंख्यक वर्ग यहाँ पर आज भी भौतिक आवश्यकताओं से वंचित है। जो बहुसंख्यक वर्ग है वो ज़्यादातर तो ये कह लो कि वो मेहनत कश है, मेहनत मजदूरी करके अपना परिश्रम करके ही अपना जीवन जी रहा है। वो कहीं देश की जो विकास हो रहा है उस धारा में तो कहीं है ही नहीं। वो बहुसंख्यक वर्ग की सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो बीमार होने पर अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके, उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो जो है वो अपना अच्छा सा ऐसा घर मकान बना सके जिसमें ढंग से रह सके। ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो बैलेंस डाइट ले। खाना जो है उसको पूरी कैलोरी डाइट मिलनी चाहिए, वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो वंचित वर्ग जो है, बहुसंख्यक वर्ग, वो वंचित वर्ग है और उधर कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके लिए संविधान में किसी तरह की गारंटी नहीं है, किसी तरह की जिसे कहते हैं कि कंपलसरी है कि वो होना ही चाहिए, उसको मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ करता है अपने एफर्ट से कर पा रहा है। अगर सरकार की है तो छोटी मोटी योजनाएं हैं, बस योजनाएं हैं। वो हर सरकार अपनी अपनी नई नई योजनाएं लाती है। जो सरकार आती है वो योजनाएं तो किस तरह की योजनाएं हैं, वो पहले से ही राजीव गांधी ने भी अपने टाइम में कहा था कि 13 पैसे ही जाते हैं 1 रुपये में नीचे पहुंचते हैं। तो योजनाएं तो बस दिखाने के लिए होती हैं। निश्चित तौर पर जैसे आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, हम अनजान इंडिया हमेशा अनछुए पहलुओं को, नए पहलुओं को सामने लाते हैं। तो जैसे कि लगता है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है जिसमें विश्व की दूसरे नंबर की आबादी हमारे देश में है, उसमें हिस्सा लेती है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अच्छी सत्ता व्यवस्था लाने के लिए। ये इसके बाद भी जैसे कि सर ने बताया कि इस चुनाव में जो आम जनता है, बहुसंख्यक जनता है, उसकी भूमिका नगण्य है। और ये चुनाव आम पब्लिक के लिए, 90% जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनका जीवन जिस तरह उनका स्तर है उससे बदतर होता जा रहा है, उसमें कोई उनके विकास की कहीं पर भी कोई झलक दिखाई नहीं देती है।
सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि लोकतंत्र में सारी शक्तियाँ जो चुनी हुई सरकार होती है उसमें निहित होती हैं, तो क्या आप ऐसी कोई अपेक्षा रखते हैं कि कुछ चुनाव प्रक्रिया के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई बदलाव ऐसा हो? जब लोकतंत्र लोकतंत्र कहते हैं तो मुझे तो बड़ा हंसी आती है कि क्या लोकतंत्र एक शब्द है। लोकतंत्र को अगर सही तरीके से हम डिफाइन करें परिभाषा के हिसाब से, पहली परिभाषा तो इब्राहिम लिंकन ने दी थी, जनता के द्वारा जनता, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए चाहिए। पॉलिटिकली डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तो परिभाषा ये है। लेकिन क्या जनता तो ठीक, आप देखें किसान आंदोलन कितने एक साल तक चला, परवाह ही नहीं कि जनता क्या चाहती है। सत्ता सरकार अपने हिसाब से जो चाहती हो कानून बना देती, जनता चाहे या नहीं चाहे वो किस तरह सोचते हैं, किसके हित में सोचते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनता के लिए तो जनता के लिए होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था अपने 25 नवंबर 1949 के अपने अंतिम भाषण में कि हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है कि सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है। हमको इससे मतलब है कि वो सरकार जनता के लिए होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोकतंत्र, उन्होंने एक बात और कही थी, इंटरनल लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है ना, एक तो राजनीतिक है, एक होता है कि लोकतांत्रिक बिहेवियर क्या होना चाहिए। कैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, कहने से थोड़ी होगा, जनता में दिखाई पड़ना चाहिए। उसका वो है समता। समता से शुरू होता है, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ये हमारे जीवन का जीने का अंग रास्ता है। हमको इस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए हर वक्त कि हमारे अंदर तीनों चीज़ों का हम ध्यान रखें। लेकिन हमारे यहाँ तो केवल अगर लोकतंत्र है तो वो संसदीय लोकतंत्र है, केवल संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसको आप कह सकते हैं। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही है अपने उसी में 26 जनवरी 1950 को हमारा जो हम जिस प्रवेश करेंगे विरोधाभास में, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी। सर जैसे कि आप सर से जान रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र है वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। लेकिन सर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सौंपते हुए बात कही थी उस समय कि एक मूल्य, इस देश में हर व्यक्ति समान है, हर नागरिक समान है, हर व्यक्ति के वोट की एक वैल्यू है, उसका एक मूल्य है, और इस तरह से समानता हम सबको दे रहे हैं, बराबरी दे रहे हैं। तो ऐसे समानता है ना, ऐसे तो आप कैसे करें लोकतंत्र नहीं है। देखिए, एक तो बाबा साहब ने संविधान सौंपा है, इस बात को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। उन्होंने संविधान का अंतिम मसौदा बनाया। संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया, उसके सिद्धांत संविधान सभा ने गठित किए और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज दी, कानूनी भाषा बनाई उसकी, उस मसौदे की। तो एक तो ये आप उन्होंने ये कहा कि 25 नवंबर 1949 को कि हम 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होगा तब हम विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करेंगे। ये उन्होंने कहा है, सौंपा नहीं उन्होंने। उस वक्त ये बात कही है 25 नवंबर के भाषण में कही 1949 को कि विरोधाभास जीवन में प्रवेश करेंगे। एक साइड में तो एक वोट एक इकाई होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जिसे राजतांत्रिक लोकतंत्र का जो राजनीतिक लोकतंत्र कह सकते हैं। वहाँ पे समानता होगी, लेकिन वहीं हम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हम इसको नकारेंगे, वहाँ समानता नहीं होगी, वहाँ भी क्षमता है। उन्होंने कहा अतिशीघ्र इसको संवैधानिक रास्ते से प्राप्त कर लेना चाहिए। एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को, अन्यथा जो कहा है बहुत लोगों को मालूम है,
उसको हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वार्न किया था। सर, आपसे एक सवाल है मेरा। मैं अपने दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि जो चर्चा हमारी हो रही है, इस चर्चा से कुछ चीज़ें जो निकल के आई कि जैसे कि बात डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, सब जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, कि आप ऐसा नहीं मानते? अरे भैया, संविधान सभा में 296 सदस्य चुन करके आए थे। अगर बाबा साहब संविधान निर्माता तो संविधान सभा का चुनाव क्यों हुआ? 296 चुन करके आए थे और 93 राजा महाराजा जी स्टेट थी, 565 स्टेट थी, उनके प्रतिनिधि थे। उनका तो वो तो चुनाव नहीं हुआ, तो वो ऐसे कॉप्टेड थे, उन्हें अपने प्रतिनिधि भेज दिए, तो उनको भी वही दर्जा मिला था। इस तरह से कुल मिलाकर इंक्लूडिंग डॉक्टर अम्बेडकर 389 सदस्य थे। वो संविधान सभा थी निर्माण, उसको कहते हैं संविधान निर्माती सभा के सदस्य थे। वो उन्होंने संविधान के सिद्धांतों गठित किए। बाबा साहब ने तो संविधान का जो मसौदा, अंतिम मसौदा बना दिया है, जो उन्होंने तैयार किया, तो सिद्धांत गठित किए हैं संविधान के लिए। और वो भी बाबा साहब तो कब आए? पहला सेशन हमारा संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ, और वहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई, संविधान की डिबेट हुई, निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है 29 अगस्त 1947 को। तब तक डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कहा है संविधान सभा में कि संविधान तो आधा रास्ता तय कर चुका था, जो कुछ भी तैयार करना था सिद्धांत वो तो बना लिए गए थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर का तो उसमें उनका कोई कुछ नहीं है। ये बात तो उन्होंने अपने 4 नवंबर 1948 अपने भाषण में भी कही है कि भाई हमने तो उनके निर्देशों का पालन किया, जो उन्होंने कहा है वही हमने इसमें मसौदे में लिखा है। जी धन्यवाद सर। आपने जैसे कि जाना, और मैं भी सीख रहा हूँ और जान रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप तय करें कि पूरी संविधान जो बनाने की प्रक्रिया होती है, संविधान सभा थी, उसमें 300 से ज़्यादा लोग थे, और उसमें बाबा साहब भी थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, और जो संविधान सारी कमेटी ने, पूरी संविधान सभा ने मिलकर बनाया, जैसे डॉक्टर राजाराम जी कह रहे हैं। तो हम इस पर भी आगे चर्चा कभी करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब राजनीतिक रूप से आपको एक समानता मिल गई है, एक वोट, एक मूल्य मिल गया है, तो ऐसे क्या प्रावधान है संविधान में कि जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी समानता के लिए हम आगे बढ़ पाए? देखिए, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने की। कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। धन्यवाद सर कि इस पे अब